और ये तीनों का जो है यहाँ कॉमन पाइप आगे बन जाता है यहाँ से आकर के। और कॉमन पाइप से आफ्टर कूलर सीडीसी के रास्ते MR1 चार्ज हो जाता है, MR1 से MR2 चार्ज हो जाता है। ठीक है, MR2 से एयर ड्रायर के रास्ते हवा को शुष्क किया जाता है और उसके बाद ये हवा MR3 में जाती है। लेकिन उससे पहले MR2 से आपकी हवा नीचे ड्यूप्लेक्स चेक वाल में जाती है, जहां 5 kg से कम होने पर ड्यूप्लेक्स चेक वाल रास्ता नहीं देता है, लेकिन 5 kg होने पर ड्यूप्लेक्स चेक वाल इसे पास करा देता है आगे। और जब पास कराता है तो आगे ये हवा जाती है आपके फीड वाल में। अगर आपका फीड वाल को खुला है तो ये 8.5 से 10 kg की हवा 6 kg में कन्वर्ट होकर के फीड वाल से ये फीड पाइप को चार्ज करने का काम करती है। नीले वाला जो पाइप दिखाया गया है ये आपका फीड पाइप है। ठीक है, इसके अलावा ये हवा जो आपकी ड्यूप्लेक्स चेक वाल से आई थी, इस हवा से आपका सेंडर सर्किट, सेंडर के लिए आपके जो है आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं आगे, और वाइपर सर्किट, तो वाइपर के लिए भी आपके आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं। और इसके अलावा F1 सेलेक्टर वाल को ये हवा जाती है। ठीक है, और एक हवा यहीं पे आप देखेंगे तो ये एयर इनटेक कॉक लगा रहता है। एयर इनटेक का मतलब क्या है एक्चुअल में? पुराने समय में क्या होता था कि आउटपुट वगैरह पे अगर किसी लोको में MCPA नहीं चल पाया तो ऐसे समय पे हम दूसरे लोको से पाइप जोड़ करके, MR पाइप जोड़ करके, और हम अपने लोको में चार्ज करा लेते थे। तो एयर इनटेक कॉक को खोलते थे और आउटपुट आउटसाइड से हम एयर प्रेशर जो है भेजते थे, और एयर प्रेशर भेज करके हम यहाँ जो है MR3 को चार्ज कराते थे। MR3 से ये प्रेशर आगे जाता था और ये CR में जाता था ऐसे, और CR में ये प्रेशर जा करके आपका यहाँ तो जाता ही जाता था SMGR में, BA1 BA2 में और RS में। लेकिन यहीं से एक प्रेशर जो है आपकी पेंटो पाइपलाइन और VCB के लिए भी चला जाता है, जो अगली फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये प्रेशर जाकर के पेंटो उठाने का काम करता है और VCB बंद करने का। तो ये काम हम एयर इनटेक कॉक को खोल करके एक पाइप लगा करके दूसरे लोको के MR से इसके लोको के एयर इनटेक में और इसमें MR3 और MR4 को चार्ज कर लेते थे, जिससे हमारा पेंटो उठ जाता था। ठीक है, और लोको काम करना शुरू कर देता था। अगर कभी MCPA काम ना करे या आपका प्रेशर ना बनाए तो ऐसी कंडीशन में ऐसा किया जाता था जब हमारे पास दूसरा कोई साधन अवेलेबल होता था प्रेशर का, तब। ठीक है, यहां से आप देखें तो नीचे की तरफ तीर का निशान दिखाया गया, तो MR3 का ही प्रेशर आपका जाता है एडिशनल C2 रिले वाल्व के लिए, BP चार्ज करने के लिए। यहाँ ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो MR3 का प्रेशर जाता है आपका SMGR शाफ्ट के लिए। ठीक है, BA1 में, यानी कि आपके न्यूमेटिक कॉन्टेक्टरों को बंद करने के लिए, रिवर्सर को सेट करने के लिए, और इसके अलावा CTF को सेट करने के लिए, और इसके साथ साथ संटिंग कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। BA2 में भी रिवर्सर नंबर 2 को सेट करने के लिए, इसके साथ साथ आपके कॉन्टेक्टरों को बंद करने के लिए, जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप के कॉन्टेक्टर हैं उनके लिए ये प्रेशर जाता है। और RS में भी बना रहता है, क्योंकि अगर किसी कारण से आपका डीजे खुल जाए तो उस समय RS का प्रेशर ही आपके लोगों को एनर्जाइज कराने का काम करता है। यहाँ से MR3 से प्रेशर MR4 में जाता है। तो MR3 का प्रेशर कहाँ कहाँ गया? एक तो आपका चला गया HT कंपार्टमेंट के लिए, CR के लिए। एक प्रेशर चला गया नीचे आपका एडिशनल C2 लेवल के लिए। ठीक है, और एक प्रेशर आपका चला गया सीधा MR4 के लिए। MR4 से ये प्रेशर CDC से होता है MR4 को खुली हालत में SA9 A9 VEF वाल के लिए, हॉर्न के लिए, वीड वाल के लिए, ठीक है, MU2B वाल के लिए, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल के लिए, और इसके अलावा C2 रिले वाल लोको ब्रेक के लिए ये प्रेशर चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका MR प्रेशर मेंटेन होता है। नेक्स्ट फिगर में आप देखें तो ये वही है, यहाँ आपका CR था, इसके आगे की बात कर लेते हैं। MR3 का प्रेशर CR में गया, तो ये आपका MR3 है यहाँ पे, और यहाँ से ये प्रेशर आपका CR में पहुंच जाता है। ठीक है, और CR के बाद ये प्रेशर कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से ये तीनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि SMGR के लिए जाता है, EP1 EP2 के लिए जाता है,
यही प्रेशर आगे अगर यहाँ जो है RAL कोक खुला है, सॉरी एयर एयर कोक, R1 कोक, ठीक है, ये होता है R1 कोक। तो R1 कोक अगर खुला है तो ये प्रेशर इधर आपका VCB असेंबली में चला जाता है, ठीक है, जो आपका जो है ABB असेंबली है HT कंपार्टमेंट में लगी है, और इधर ये प्रेशर आपका जो है ये RAL कोक खुले हालत में RS में चला जाता है, ठीक है। ये प्रेशर ऊपर की तरफ अगर आपका BB बॉक्स में ZPT की चाबी नॉर्मल है तो फिर ये प्रेशर आगे जाकर के VPT1 और VPT2 कॉक लगे रहते हैं। तो ये कॉक दोनों खुली हालत में ये प्रेशर आपका यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और जब आप पेंटोग्राफ उठाते हैं तो VPT को ऑपरेट करते हैं, जो भी पेंटोग्राफ उठाना है, मान लिया पेंटो 1 उठाना है तो इधर VPT ऑपरेट होता है इलेक्ट्रोवाल और हवा को रास्ता दे देता है, जिससे थ्रोटल वाल से होती हुई हवा पेंटोग्राफ की सर्वो मोटर में चली जाती है और पेंटोग्राफ को उठा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से MR3 का ही प्रेशर आपका पूरा पेंटोग्राफ के लिए, VCB के लिए, HT कंपार्टमेंट में लगे हुए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप उपकरणों को चलाने के लिए तथा RS ड्रम को चार्ज करने के लिए जो है काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका MR प्रेशर जाता है। PPT है, लेकिन मैं एक बार उसी सर्किट को ला करके आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर PPT भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो सर्किट के माध्यम से पहले मैं आपको बताना, देखिए सबसे पहले आती है CP1 CP2 और 3 चलने की बात। तो अगर कंप्रेसर नहीं चल रहे तो ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। तो फिर हम इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इस चीज को देखते हैं कि हमारे C101 102 103 क्यों बंद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इस चीज को देखा जाता है और वहीं से रेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन अगर आपके कंप्रेसर चल रहे हैं तो उसके बाद कहाँ कहाँ आपका जो है MR प्रेशर जो है वो हो सकता है, क्या क्या उपकरण हो सकते हैं जो MR प्रेशर ना बनने का कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो VUL, ठीक है, तो VUL1 VUL2 और VUL3 ये जो है MR प्रेशर ना बनने का कारण हो सकते हैं। यानी कि अगर VUL कहीं माल फंक्शनिंग कर जाए, अपने आप को जो है ओपन रखे, एग्जॉस्ट पोर्ट्स में रास्ता बनाए रखे, तो आपका जो प्रेशर है, कंप्रेसर द्वारा बनाया गया प्रेशर है, वो वातावरण में निकलता रहेगा, ठीक है। और ऐसी अवस्था में MR प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है, VUL के लिए क्या है, आइसोलेटिंग कोक लगे हैं, तो आइसोलेटिंग कोक को बंद करके इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। CP1 CP2 के हाई प्रेशर सेफ्टी वाल अगर ये ब्लो कर जाएं तो इनसे भी MR प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है और MR प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर HP हाई प्रेशर सेफ्टी वाल के आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं तो आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके जो है आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर कोक को बंद करते हैं तो ऐसी अवस्था में उस कंप्रेसर को भी आइसोलेट कर दें, अगर आपका काम चल सकता है। अगर नहीं काम चल रहा है तो फिर मजबूरी हो जाती है कंप्रेसर को चलने दें, कंप्रेसर आपका ऑन लोड चलेगा। क्योंकि कंप्रेसर में केवल यही एक सेफ्टी नहीं है VOL की या आपकी जो है सेफ्टी वाल की, इसके अलावा एक सेफ्टी आपकी और भी दी गई है वहां पे कि आपकी जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप के अंदर जो है एक छेद बनाया गया है, ठीक है। तो वो छेद भी आपका जो है कंप्रेसर के प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालता रहता है, लेकिन उस रेशो में नहीं। तो जो आपके हाई प्रेशर सेफ्टी वाले है उसे आइसोलेट कर दें और बाकी कंप्रेसर से काम करें जब तक काम आपका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है तीसरी चीज कि आफ्टर कूलर के ड्रेन कोक या CDC के ड्रेन कोक या MR के ड्रेन कोक, आपके जो है MR1 MR2, ठीक है, MR3 और MR4, तो ये अगर ड्रेन कोक आपके खुले हैं, CR का ड्रेन कोक, ठीक है, MR4 के CDC का ड्रेन कोक, तो ये अगर ड्रेन कोक आपके खुले हैं कहीं भी तो ये ड्रेन कोक भी MR प्रेशर ना बनने का कारण रहेंगे। तो ड्रेन कोक को प्रॉपरली बंद करें। उसके बाद नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि एयर ड्रायर से लीकेज हो। तो चौथा कारण आपका एयर ड्रायर से लीकेज हो सकती है, तब भी MR प्रेशर नहीं बनेगा। तो एयर ड्रायर को आइसोलेट कर लें, ठीक है। पांचवा कारण है RGCP या वीड से लीकेज हो सकती है। तो RGCP और वीड के आइसोलेटिंग कोक लगे हैं
तो आरजीसीपी को अगर आप आइसोलेट कर देते हैं किसी कारण से, तो ऐसे समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, बीएलसीपीडी का यूज करना पड़ेगा। यानी कि कंप्रेसर को अकॉर्डिंग टू प्रेशर चलाना और बंद करना आपकी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है। और अगर वीड को आइसोलेट आप कर देते हैं तो ऑटो ड्रेनिंग नहीं होगी, MR1 MR2 को ड्रेन करने का काम आपका होगा। ठीक है। 1 मिनट, एक फोन कॉल आ रहा है, जरा अभी अटेंड करता हूँ आप लोगों को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही तो एयर, इसके अलावा आरजीसीपी और वीड भी एक कारण हो सकता है, और उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेना है ये भी आपको जो है मैंने बताया। इसके अलावा एक चीज और हो जाती है कि मान लिया अगर आपका फीड पाइप से लगातार लीकेज हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है एयर ब्रेक का स्टॉक है, और आपके जो एलएचबी कोच है उसमें तो आपका टॉयलेट वगैरह के लिए भी फीड पाइप से सप्लाई जाती है। इसके अलावा जो आपका एयर बेलो सिस्टम चल पड़ा है, एयर स्प्रिंग सिस्टम, तो उसमें भी सप्लाई फीड पाइप से जाती है। तो अगर किसी कारण से कंटिन्यू एमआर सॉरी कंटिन्यू एफपी चार्जिंग, आपका एफपी डिस्चार्जिंग होता रहेगा, तो भी आपका एमआर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो एफपी डिस्चार्जिंग भी एक कारण जो है एमआर प्रेशर ना बनने का रहती है। इसके अलावा बीपी डिस्चार्जिंग, अगर बीपी का लगातार कहीं ड्रॉप हो रहा है, बीपी लगातार कहीं गिर रहा है, तो एमआर प्रेशर पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो बीपी कहीं ड्रॉप हो रहा है, बीपी कहीं पाइप टूट गया है, फट गया है, तो उसे जब तक रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो भी एमआर प्रेशर आपका नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा एसटी कंपार्टमेंट में कहीं कोई लीकेज हो, जैसे आपका जो है कहीं रिवर्सर से लीकेज हो, इलेक्ट्रोवाल से लीकेज हो, किसी जो है एसएमजीआर असेंबली से लीकेज हो, ठीक है, तो इस मामले में भी एमआर प्रेशर पे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है। A9 SC9 से लीकेज हो तो भी इसका इफेक्ट आ जाता है कि एमआर प्रेशर नहीं बनता है। इसके अलावा और भी कई चीजें आपकी हो सकती हैं, जैसे यहाँ है आपका, ठीक है, अगर आपका आरएस का ड्रेन को खुली अवस्था में रहे तो आरएस से प्रेशर लीकेज होता रहेगा। ठीक है। और आरएस के अलावा जो है और भी कई एक पॉइंट, जैसे आपका जो है पेंटो पाइपलाइन से कहीं लीकेज हो किसी कारण से, थ्रोटल वाल से लीकेज हो, सर्वो मोटर से लीकेज हो, तो इन सारे मामलों में जो है एमआर प्रेशर पे इफेक्ट आता है। लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो 8-10 चीजें ही आपकी रहती हैं, जिसमें आपका जो है व्यूएल है, हाई प्रेशर सेफ्टी वाल है, एयर ड्रायर आपका हो जाता है, एफपी लीकेज परमानेंट, बीपी लीकेज परमानेंट आपकी हो जाती है, आरजीसीपी है, वीड है,